तो आइए मित्रों हम बातचीत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत हम खास तौर पे छोटा नागपुर पठार है और उत्तर पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत खास तौर पे हम मेघालय पठार की बातचीत करेंगे, है ना। तो 5 मिनट थोड़ा सा हम आपके सामने नहीं आ पाए, इसके लिए बिल्कुल माफी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बातचीत ये करेंगे आपसे कि आखिर किन किन चीजों को हमें यहां देखना है। तो देखिए, पहला आपका है पूर्वी व उत्तर पूर्वी। ध्यान दीजिए मित्रों, पूर्वी व उत्तर पूर्वी उच्च भूमि, है ना मित्रों। ध्यान दीजिए, पूर्वी व उत्तर पूर्वी उच्च भूमि। तो ध्यान दीजिए, इसमें खास तौर पे हमें जिन चीजों का जिक्र करना है वो आपके सामने ये है। सबसे पहले तो ये देखिए, पहले नंबर पे हम यहां पे क्या रखेंगे, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, है ना। आप सभी लोग नोट करते जाइएगा, ये इसके अंतर्गत आपका रहेगा। दूसरे नंबर पर इसमें हम क्या रखेंगे, दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार। और तीसरे नंबर पर यहां पे हम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा मित्रों, तीसरे नंबर पर खास तौर पे हम इसमें रखेंगे मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। जब आप नोट करेंगे तो इन्हीं को हम लोगों को आज शुरू करना है। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार और मेघालय का पठार, है ना। तो मित्रों सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अब बिल्कुल गुड मॉर्निंग है, सब लोगों को नमस्ते है। आइए हम लोग इसको कंटिन्यू करते। तो जैसे कि मित्रों आप लोगों के सामने भारत का मानचित्र है। इस भारत के मानचित्र में हमारी जो चर्चा होनी है वो इस पठार को लेकर होनी है और इसके बाद इस पठार को लेकर होनी है। और यहां पर आप जैसा कि जानते हैं मेघालय पठार है ना। तो आइए इसको हम मैनुअल मैप के माध्यम से चीजों को समझेंगे, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आपके सामने ये वो भारत का मानचित्र है जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और इस प्रायद्वीपीय भारत में ये जो पठार है, एक ये पठार है, दूसरा आपके सामने ये पठार है। और यहां पर भी आपको समझना है, तीसरे नंबर पे जो हमने भी आपको लिखा है ना, क्या लिखा, तीसरे नंबर पे जो पठार है यहां पर वो आपका ये। तो यहां पर आपको ध्यान देना है 3 पठार। पहले नंबर पे अगर हम ध्यान दें, अगर मान लो पहले नंबर पे हम इसको करते हैं तो पहला नंबर आपका ये है मेघालय का पठार। यहां पर समझिएगा, मेघालय का पठार। मित्रों ध्यान दीजिए, कौन सा पठार है, मेघालय का पठार। अगर सेकंड नंबर पे हम यहां पे इसको रखते हैं तो सेकंड नंबर पर ये आपका, सेकंड नंबर पे आपका कौन सा रहेगा, सेकंड नंबर पर आपका ये रहेगा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा रहेगा मित्रों, छोटा नागपुर का पठार, ठीक। और तीसरे नंबर पर हम यहां तुरंत लिखने वाले हैं आपके सामने, तीसरे नंबर पर है दंड कारण का पठार। इसे दंडकारण्य का पठार कहते हैं, लेकिन हम आपके सामने दंडकारण्य का पठार लिखे हैं, ये भी आपको किताबों में मिलता है। तो 3 चीजें हैं, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य का पठार। ये कौन सा पठार है, ये आपका तीसरा नंबर दंडकारण्य का पठार। तो मित्रों यहां पर एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है कि जैसे आप भी जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो नदी का अपवहन है, इसे क्या कहते हैं, इसे गंगा नदी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। और ये जो नदी का अपवहन है, इस नदी को महानदी कहते हैं। महानदी, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कहते हैं, महानदी कहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर हम एक एक चीजों को लेकर सबसे पहले चर्चा करें तो मित्रों आप सभी लोग सावधान हो जाइए, बिल्कुल पूरी तरह से सजग और हो जाइए, जिससे हम इन सब चीजों को प्रारंभ कर सके, है ना। तो आइए सभी लोग जुड़ गए, इसको कंटिन्यू किया जाए। तो बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले हम बातचीत करेंगे मेघालय का पठार। यही शुरुआत करें 1 नंबर से। तो बिल्कुल यहां से हम लोग बिल्कुल शुरुआत करेंगे।
सबसे पहले तो आपको समझना है कि मेघालय के पठार से हमें खास तौर पे यहां पे समझना है। ये हमने आपको मेघालय का पठार सबसे पहले रखा, ये आपके सामने रहा मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार में सबसे पहले जो बातचीत है, पहली बात तो यह है कि यह पठार, ध्यान दीजिए मित्रों, यह पठार हिमालय का हिस्सा, हिमालय का हिस्सा ना होकर, यानी ये हिमालय का हिस्सा ना होकर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ना। यहां पर आपको समझना है, यानी पहले पॉइंट पर आपको क्या लिखना है कि जो आपका मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। हम आपके सामने से हटे जा रहे हैं, पहले पॉइंट्स को आप देख लीजिए। यह पठार हिमालय का हिस्सा ना होकर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग देखे रहिएगा। दूसरा, इसमें हम बातचीत करें तो मेघालय पठार जो है वो गारो, ध्यान दीजिए, मेघालय पठार गारो, खासी तथा जैंतिया, यानी जो आपका मेघालय पठार है ये गारो, खासी और जैंतिया, इन तीन श्रेणियों से क्या है, ये तीन आपकी श्रेणियां हैं। क्या है, पहला गारो है, दूसरा खासी है, तीसरा जैंतिया है। ये मेघालय पठार पर स्थित है मित्रों। कहां स्थित है? गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों कहां पर स्थित हैं? तो ये मेघालय पठार पर स्थित है। अब आप हमको बताइए कि जैसे मान लो प्रश्न आ जाए, मेघालय पठार में आ जाए प्रश्न कि मेघालय पठार में पहाड़ों की या पर्वतों की जो श्रेणियां हैं वो पूर्व से पश्चिम क्या रहेगी दिशा, यानी पूर्व से पश्चिम में इनकी दिशा क्या रहेगी? तो आप देखेंगे कि सबसे ईस्ट में ये है ना, सबसे ईस्ट में ये है और मिड में ये है, मिड में मतलब मध्य में ये है और इसके बाद सबसे वेस्ट में ये है। यानी अगर आप देखेंगे तो मेघालय के पठार में सबसे पूर्वी श्रेणी ये है, जैंतिया श्रेणी मित्रों, और दूसरे नंबर पे कौन सी है? दूसरे नंबर पर खासी है और तीसरे नंबर पर गारो है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या होगा, ईस्ट होगा यहां पर, है ना। यहां पर कौन सा रहेगा? ईस्ट रहेगा, यानी ये कौन सी होगी? गारो होगी। कौन सी? ये वाली गारो होगी, ये खासी होगी और ये जैंतिया होगी। तो ध्यान दीजिए, ये गारो, ये वाली मित्रों खासी और इसके बाद ये जैंतिया, है ना। अब तीसरे नंबर पे हम बातचीत करते हैं कि जो गारो और खासी है, ध्यान दीजिए, जो गारो श्रेणी है, ये गारो श्रेणी जो है वो कहीं ना कहीं अलग होती है। किससे अलग होती है? ये अलग होती है आपका राजमहल पहाड़ी से। राजमहल पहाड़ी कहां से मित्रों अलग होती है? राजमहल पहाड़ी से। और जब अलग होती है तो इस गैप को क्या कहा जाता है? मालदा गैप कहा जाता है। कौन सा गैप कहा जाता है? मालदा गैप कहा जाता है। मित्रों ये अगर समझ में ना आए हो तो इसको समझिए। मान लो कि ये राजमहल पहाड़ी है ना, ये राजमहल पहाड़ी है और ये क्या है? गारो पहाड़ी, है ना। यानी इन दोनों पहाड़ियों की बातचीत हम करें तो ये कौन सी पहाड़ी है? गारो पहाड़ी है। जब छोटा नागपुर अभी हम पठार पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ये राजमहल पहाड़ी है। तो गारो पहाड़ी और राजमहल पहाड़ी के बीच में जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मालदा गैप कहते हैं। ठीक, तो पहले पॉइंट में आपने लिखा था यह पठार हिमालय का हिस्सा ना होकर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और दूसरे नंबर पे आपने लिखा कि मेघालय पठार पर गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां स्थित हैं, जिनका पूर्व से पश्चिम में अगर हम अवलोकन करते हैं तो पूर्व में हम क्या पाएंगे? जैंतिया पाएंगे, मध्य में क्या पाएंगे? खासी पाएंगे, और सबसे पश्चिम में क्या पाएंगे? तो हम गारो पाएंगे, है ना। और तीसरे नंबर पे हम आपको बता रहे हैं कि जो ये गारो है, ये जो गारो हिमालय की जो गारो जो श्रेणी है वो गारो और राजमहल के बीच में गैप है, उसी गैप को यहां पर क्या कहा गया मित्रों? मालदा गैप कहा गया, है ना। कोई समस्या यहां तक? अब इसके बाद अगले नंबर पे जब हम बातचीत करते हैं तो अगला नंबर ये है, इसमें अगला नंबर क्या है? अगले नंबर पे ध्यान दीजिए,
माउंसिन राम, माउसिन राम, है ना। ये एक जगह है, ये कहां पर स्थित है? ये मित्रों स्थित है आपका खासी में स्थित, खासी में स्थित, यानी ये जो जगह है वो कहां पर स्थित है? ये खासी में स्थित है। और ये माउंसिन राम, चेरापूंजी का नाम सुनेंगे, चेरापूंजी। चेरापूंजी एक्चुअली क्या है? एक गांव का नाम है। और उस चेरापूंजी का जो अगर हम विस्तार देखेंगे तो मेघालय में एक जिला है, उसका नाम ईस्ट खासी, है ना, ईस्ट खासी, ये जिला का नाम है। इस जिले में स्थित है चेरापूंजी। और चेरापूंजी के माउंसिन राम में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है ना। कितनी सेंटीमीटर? 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती। मित्रों ध्यान दीजिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व में किसी एक जगह पर्टिकुलर होने वाली ये सबसे अधिक वर्षा है। क्या नाम है इसका? माउंसिन राम चेरापूंजी, जो मेघालय के ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये आप देख लीजिएगा ध्यान से, हम आपको चौथे चरण में इसमें खास तौर बता रहे हैं कि इसमें माउंसिन राम है जो चेरापूंजी में स्थित है। और चेरापूंजी कहां पर है? ईस्ट खासी में स्थित है। 1100 सेंटीमीटर की वर्षा होती, यानी जो चेरापूंजी है वो इस जिले में स्थित, यानी इस पहाड़ी में स्थित है खासी। और यहीं पर ये जो खासी पहाड़ी है वो ईस्ट खासी जिले में स्थित है ना। अब इसमें जो सबसे लास्ट में बातचीत आती है वो बातचीत आती है आपका कि इसकी जो शिखर है, इसके जो शिखर है उनके विषय में हमें यहाँ चर्चा करना है। तो इसके शिखर के विषय में बातचीत करें तो देखिए, मान लो कि ये गारो पहाड़ी है, ये कौन सी पहाड़ी है? ये खासी पहाड़ी है। और ये जो पहाड़ी है ये क्या है? जैंतिया पहाड़ी। तो आपने नौक रेक का नाम सुना होगा, नौक रेक, नौक रेक। और एक है आपका शिलांग, है ना, नौक रेक और शिलांग। यहां पे समझना है, नौक रेक भी श्रेणी, नौक रेक किसमें स्थित है? ये गारो में स्थित है। और जो शिलांग है वो कहां पर स्थित है मित्रों? खासी में स्थित है। तो ये पूरे मेघालय में ध्यान दीजिएगा, पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है शिलांग, शिखर नाम है। और शिलांग जो शिखर है, शिलांग राजधानी है। किसकी राजधानी है? शिलांग मेघालय की राजधानी भी है और सर्वोच्च शिखर भी है। और नौक रेक भी शिखर है। और नौक रेक में हम आपको बता दें, देश का, ध्यान दीजिए, देश का बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, हमारे देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें खास तौर पे जो नौक रेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां स्थित है? तो आपका मेघालय में स्थित है। कहां पर? गारो पहाड़ियों पे स्थित है। तो इस प्रकार मित्रों ये आपका मेघालय का पठार रहा। और इस मेघालय के पठार में हमने खास तौर पे इन सब चीजों की चर्चा की, है ना। अब मेघालय के विषय में थोड़ी सी हम आपको बता दें, क्लाउड स्टेट कहा जाता है, बादलों का घर कहा जाता है इसे। किसे? मेघालय पठार को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेघालय पठार है वो मालदा गैप द्वारा कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय पठारों से अलग होता है, अर्थात ये नेसेसरी पार्ट है आपका भारतीय प्रायद्वीप का। तो मित्रों ये कैसा आपको लगा, है ना। बहुत से लोग मौनिस राम, है ना, बिल्कुल मौसिन राम है, बिल्कुल नौक रेक राष्ट्रीय उद्यान ना होकर नौक रेक, इसको बायोस्फीयर रिजर्व आप करिएगा, है ना, नौक रेक बायो रिजर्व, है ना। तो ये आपको समझना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें जो चीज है उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। मित्रों ध्यान दीजिए, छोटा नागपुर का पठार, ये आपके सामने है एक पठार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है, छोटा नागपुर का पठार। तो सबसे पहले यह है कि इसके विस्तार पर हम चर्चा करें। तो इसका विस्तार हम आपको बता दें, लगभग मित्रों ये 65,000 किलोमीटर स्क्वायर पर यह स्थित है। और ये जहां जहां स्थित है उसमें खास तौर पे झारखंड, कहां पर मित्रों? झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है, पश्चिम बंगाल के अलावा इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़, बिहार, है ना, छत्तीसगढ़, बिहार, इन राज्यों में इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? छोटा नागपुर का जो विस्तार है इन राज्यों में है। इन सब चीजों को भी आप लोग समझिएगा, है ना। तो छोटा नागपुर जो पठार है इसका विस्तार लगभग 65, है ना, 1000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है इन राज्यों में। फिर दूसरे नंबर पे हम आपको बता रहे हैं
कि सेकंड नंबर पे क्या है, इसकी भी अपनी चोटी होगी, शिखर होगा, है ना। इसकी जो चोटी है वो क्या नाम है, पारसनाथ, पारसनाथ, है ना, क्या नाम है, पारसनाथ है। अभी हम आपको पूरी तरह से क्लियर करके बताएंगे। मित्रों आप लोग बताइए कि जो पारसनाथ चोटी है, इसमें पारसनाथ किसके नाम से रखा गया है ना। तो हमने इसको हम आपको बता दें कि जो 23वें तीर्थंकर थे, ध्यान दीजिए 23वें तीर्थंकर थे, तो उनके नाम से जो है इस चोटी का नाम पारसनाथ रखा गया है। क्या रखा गया है, पारसनाथ रखा गया है ना। और हम आपको बता दें कि वहां पर जो है गिरिडीह नाम का एक जिला है, कहां पर, गिरिडीह नाम का एक जिला है झारखंड में, वहीं पर ये आपकी चोटी स्थित है, पारसनाथ। तीसरे चरण में हम आपको बताएंगे, तीसरे चरण में क्या है, ये खनिज जो संसाधन है इसके विषय में हम आपको बताएंगे, खनिज संसाधन, है ना। तो खनिज संसाधन में खास तौर पे आपको समझना है, जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि भारत का जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है और भारत का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यानी कुल मिला के जो हम ये नाम ले रहे हैं, इसको आपको समझना है कि भारत का चाहे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो और भारत का चाहे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो, ये खनिज संसाधनों के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत सा इंपॉर्टेंट है। और जो छोटा नागपुर पठार है उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। हम आपको जरूर इसके विषय में चर्चा करेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है जो धात्विक खनिजों के लिए या धात्विक चीजों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है ना। तो इसमें खास तौर पे जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं उसमें क्या है, लौह अयस्क है। मित्रों ध्यान दीजिए, लौह अयस्क है। फिर इसके बाद इसमें क्या है, लौह अयस्क के बाद जैसे अभ्रक का है, नाम है अभ्रक है, जैसे अभ्रक के बाद मित्रों इसमें क्या है, आप कोयला भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पाया जाता है। कोयला के अलावा बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का, ध्यान दीजिए मित्रों, इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहते हैं, आप सभी लोग बताइए, छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहा जाता है। मित्रों आपसे आशा है कि आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, है ना। तो भारत का इसे क्या कहते हैं, रूर कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं, रूर कहते हैं। आप सभी लोग बताइए, है ना, सभी लोग बिल्कुल, है ना, इसमें टॉपर चॉइस जी है, रूर कहते हैं, रूर कहते हैं, रूर कहते हैं, बहुत अच्छे, हाँ ठीक है। और भी इसे कुछ कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, भारत का, बताइए मित्रों भारत का और क्या कहा जाए इसको, तो भारत का खनिज भंडार गृह, भारत का खनिज भंडार गृह जो है कह सकते हैं इसको, किसको कह सकते हैं हम, जो है खनिज संसाधनों की उपयोगिता या खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से इस छोटा नागपुर पठार को इस उपमा से संबोधित कर सकते हैं, या सेकंड जो है भारत का खनिज भंडार गृह, इस उपमा से भी इसको हम लोग संबोधित कर सकते हैं, है ना मित्रों। तो ये चीज आपके सामने रहा। अब आइए जो छोटा नागपुर पठार है उसको मानचित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, जैसा कि इसमें जानते हैं खास तौर पे, है ना, इसमें हम आपके सामने जैसे एक चित्र बनाए और इस चित्र में खास तौर पे जो बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके विषय में होगी, छोटा नागपुर पठार के विषय में। तो आइए यहाँ पे समझते हैं मित्रों, छोटा नागपुर का जो पठार है कुछ इस प्रकार से ये पठार है ना, कुछ इस प्रकार से ये पठार है। इसे क्या कहते हैं मित्रों, छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, है ना। ये आपके सामने छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो आपका पठार है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका पठार है, इस पठार को अच्छे से समझना है आपको, है ना। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा, ध्यान दीजिए मित्रों, इसमें जो आपका ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं रांची का पठार। ध्यान दीजिए, कौन सा पठार, रांची का पठार कहते हैं। कौन सा मित्रों, रांची का पठार कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, राजमहल, राजमहल पहाड़ी, या इसी को मित्रों
कोडरमा, कोडरमा पठार भी कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजमहल पहाड़ी या कोडरमा पठार कहते हैं। और ये जो आपका है इसे क्या कहेंगे, तो इसे हजारीबाग का पठार कहेंगे, हजारीबाग का पठार, है ना, हजारीबाग का पठार। अब यहां से आपको समझना है कि जो छोटा नागपुर पठार है इसको हमने इन 3 भागों में बांटा। पहला क्या है मित्रों, पहला आपका, हम आपको अगर पहले नंबर पे रांची को चलो रखते हैं, सेकंड नंबर पे हम राजमहल पहाड़ी को रखते हैं, और तीसरे नंबर पे इसको रखते हैं। तो 3 भागों में इसका हमने विभाजन किया। मित्रों इसको ध्यान दीजिएगा, 3 भागों में इसमें हमने खास तौर पे इसको रखा। अब अगर इसमें हम थोड़ा चर्चा करें तो देखिए, रांची का जो पठार है, रांची का जो पठार है, आपको भी पता होना चाहिए कि जो रांची का पठार है, इस रांची के पठार के इधर, रांची के पठार के इधर आपके 2 बड़े जिले, ये आपका ईस्ट सिंहभूमि, ध्यान दीजिए, ईस्ट सिंहभूमि जिला है, और ये क्या है, वेस्ट सिंहभूमि जिला है। यानी जो है वहां पे सिंहभूमि नाम के 2 जिले हैं, एक का नाम है पूर्वी सिंहभूमि और दूसरे का नाम है पश्चिमी सिंहभूमि। और आप भी जानते हो कि ये जो आपका पूर्वी सिंहभूमि जिला है उसी में स्थित है, यहां पर क्या स्थित है, उसका नाम है जमशेद, कौन सा जिला है मित्रों, जमशेदपुर जिला है, और ये रांची रहा। तो हम आपको बता दें कि ये जो आपका रांची है और जमशेदपुर है, ये आप भी जानते हो कि ये लौह, ध्यान दीजिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए खास तौर पर ये जाने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लौह अयस्क ज्यादा से ज्यादा पाया जाता होगा, है ना मित्रों। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, सभी लोग एक बार फिर से बोल दीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, है ना। नाट, बिल्कुल, रूर का मतलब बिल्कुल हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा इसको पहले समझ लीजिए, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सभी लोग पहले समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसमें जो फैक्चुअल चीजें हैं, रूर क्यों कहते हैं, है ना, इन सब चीजों को आपको समझ। तो कोई सर कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ, नो सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, आइए इसको शुरू करते। तो इसमें देखिए, आपको हमने क्या बताया कि रांची का जो पठार है वो, और रांची का पठार के अंतर्गत ही देखिए सिंहभूमि जिले आते हैं। तो एक आपका पूर्वी सिंहभूमि है और एक पश्चिमी सिंहभूमि है, और ये रांची है। तो आपको देखना है कि ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है मित्रों। इसी प्रकार यदि हम बातचीत यहाँ के लिए करें तो देखिए, ये जो आपका राजमहल पहाड़ी या कोडरमा पठार है, तो कोडरमा एक जिला है मित्रों, कोडरमा नाम का एक जिला है। ध्यान दीजिए, अगर ये हजारीबाग है तो ये कोडरमा जिला है, और ये जिला जो है जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है, कोडरमा को, ध्यान दीजिए, अभ्रक की पेटी कहते हैं, है ना, अभ्रक की पेटी कहते हैं, या अभ्रक की राजधानी कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, अभ्रक की पेटी या अभ्रक की राजधानी किसे कहते हैं, तो कोडरमा को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोडरमा को कहते हैं। और ये तीनों, ध्यान दीजिए, ये कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है मित्रों। यहां पर आपको समझना होगा, ये भी झारखंड में है, ये भी झारखंड में है, और हजारीबाग भी झारखंड में है ना। और हजारीबाग मित्रों किसके लिए जाना जाता है, खास तौर पे कोयला के लिए जाना जाता है मित्रों। सामूहिक रूप से हम आपको बता दें कि यहाँ पर लौह अयस्क है, अभ्रक है, कोयला है, बॉक्साइट है, तमाम चीजें पाई जाती है। लेकिन खास तौर पे अगर देखेंगे तो जो रांची का पठार है वो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, जो कोडरमा का पठार है वो अभ्रक की पेटी के लिए या अभ्रक की राजधानी अभ्रक के लिए जाना जाता है, और हजारीबाग का जो पठार है ये खास तौर पर कोयले के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए जाना जाता है ना। ये चीज अब आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे एक मित्र ने ये उत्तर हमसे एक प्रश्न पूछा कि सर इसे भारत का रूर क्यों कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, भारत का रूर इसे क्यों कहते हैं, तो अब आपको यहां समझना है, यहां पर बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि भारत का रूर इसे कहते हैं। तो देखिए, इधर से एक नदी जा रही है और इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम है महानदी। मित्रों ध्यान दीजिए, इस नदी का नाम महानदी, और इधर से जो एक नदी जा रही है ये नदी है आपका हुगली नदी। कौन सी नदी है मित्रों, हुगली नदी। जब गंगा नदी 2 नदी धाराओं में विभाजित हो जाती है तो एक हुगली नदी हो जाती है। तो ये आपका महानदी है, और ये कौन सी नदी है, हुगली नदी, है ना। तो महानदी और हुगली नदी के बीच में आपका छोटा नागपुर का पठार स्थित है। और जर्मनी में ध्यान दीजिए, जो जर्मनी में रूर है, रूर क्षेत्र है या रूर का पठार है, जर्मनी में स्थित है, वो भी
दो नदियों के बीच में स्थित है। एक आपने राइन नदी का नाम सुना होगा मित्रों, ध्यान दीजिए, राइन नदी का नाम सुना होगा, और दूसरा बेसर नदी का नाम सुना होगा। तो राइन नदी और बेसर नदी के मध्य में स्थित वहां पर पठार है, जो खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि उसे जर्मनी का खनिज भंडार गृह कहा जाता है। और उसी की तुलना करके हम भारत में लिखते हैं कि भारत का रूर किसे कहते हैं, तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं, है ना। तो ये आपका आशा करते हैं कि जवाब आपको मिल गया होगा। ये चीज आपको यहां पे समझना। अब देखिए, जो रांची है, आप भी मित्रों हमारे जानते हैं कि रांची से होकर एक नदी निकलती। अब जो रांची से होकर एक नदी निकलती है, बताइए रांची के पठार से होकर मित्रों कौन सी नदी निकलती? हम आपसे जानना चाहते हैं कौन सी नदी निकलती? क्या महानदी निकलती है? क्या मित्रों स्वर्ण रेखा नदी निकलती है? क्या मित्रों दामोदर नदी निकलती है? तो यहां पर हम आपको बता दें, बताइए सभी लोग कौन सी नदी निकलती है? आप सभी लोगों से आशा है कि आप सभी लोग बताओगे। तो यहां पर हम आपको तब तक बताते रहें कि देखिए, ये जो नदी है, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। इसको आइए थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेते हैं। यानी यहां से जो नदी निकलती है, इस नदी का क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी विद्यार्थी मित्रों। और ये स्वर्ण रेखा जो नदी है, ये दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच में सीमा बनाती है? ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही आपका ये जमशेदपुर शहर स्थित है, और ये रांची शहर भी स्थित है। ध्यान दीजिए, जमशेदपुर भी स्थित है और रांची शहर भी स्थित है। रांची के पास मित्रों ध्यान दीजिए, कहां? रांची के पास, इसमें समझिएगा, रांची के पास स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, मित्रों ध्यान दीजिए, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है। यानी रांची पठार के अंतर्गत रांची शहर के पास हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है, जो स्वर्ण रेखा नदी पर होता है। इसी प्रकार मित्रों, बहुत से लोगों ने बिल्कुल स्वर्ण रेखा नदी है, दामोदर आप बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो आप मिला लीजिए कि हमने इसमें क्या बताया आपको। रांची के पठार से खास तौर पे जो नदी निकलती है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी है ना। अब हमारे एक मित्र ने कहा कि दामोदर नदी है, कई लोग हमारे मित्र कह रहे हैं दामोदर नदी है, तो हम आपको बता दें कि जो दामोदर नदी है वो हजारीबाग पठार से निकलती। कहां से निकलती है? हजारीबाग पठार से निकलकर ये उत्तर दिशा की ओर बहती, यानी यहां से निकलकर ऐसे कुछ बहती है और किसमें मिल जाती? हुगली में मिल जाती। कहां पे मिल जाती मित्रों? हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी को याद रखिए मित्रों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उसी तरह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है ना। तो यहां पर भी आपको समझना है, जब हम नदियों के विषय में खास तौर पे पढ़ेंगे तो इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मित्रों, ये जो आपका क्षेत्र है, अब इसके विषय में थोड़ा सा बिल्कुल अंतिम स्थिति समझिए। आप थोड़ा विचार करिए कि छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधनों की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर इतना विकसित क्यों नहीं है? भाई उसी हिसाब से विकास भी होना चाहिए, है ना। तो क्या कारण है कि विकसित नहीं है? अगर आपके पास पूरी तरह संसाधन हो, आपके पास पूरी तरह से व्यवस्थाएं हो, तो क्या आप विकसित नहीं होना चाहोगे? बिल्कुल होना चाहोगे। तो आखिर मित्रों कौन सा ऐसा कारण है कि छोटा नागपुर पठार को, जिसे भारत का रूर कहते हैं, जिसे भारत का खनिज भंडार गृह कहते हैं, आखिर ये भारत का रूर, ये भारत का जो खनिज हर्ट है यानी मिनरल हर्ट है, ये क्यों नहीं विकसित हो पा रहा है? इस क्षेत्र के लोग क्यों नहीं विकसित हो पा रहे हैं? तो कारण बताइए मित्रों। बहुत से लोगों ने हमारे कारण बताना शुरू किया कि सर उच्चतम चोटी, अरे बिल्कुल हमने बताया ना, पारसनाथ का नाम सुनोगे मित्रों। छोटा नागपुर पठार की जो चोटी का नाम है पारसनाथ है। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो आप इसको देख लीजिएगा, बाकी हमने आपको बताया इसके विषय। तो मित्रों हम आपको बता दें, जनजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, तो जनजातियों के पाए जाने के कारण भारत सरकार प्रयास तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनजातियां अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ पाती हैं, है ना, या धीरे धीरे छोड़ती है। इस कारण खनिज संसाधनों की व्यापकता होने के बावजूद भी इन क्षेत्रों में खास तौर पर विकास नहीं हो पाए। तो इस प्रकार ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों के समझ में आया होगा, है ना मित्रों। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमको बताइए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अगले उसमें बातचीत करते हैं। अब देखिए, ये जैसे है आपको समझना है, ये कौन सी नदी है? हुगली नदी है, या इसी को हम गंगा नदी भी कह सकते हैं, गंगा की एक धारा है। और दूसरा ये महानदी। तो तीसरे नंबर पे जैसे आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया था, हमने बताया था आपको अगर याद हो तो छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़।
ये जो आपका छत्तीसगढ़ है, इसे छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से यहां पर हम लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन। तो यहां पे मित्रों समझिए कि जैसे ये मैप है और इस मैप में अभी आपने देखा कि ये जो है, ये जो पठार है, ये जो पठार है मित्रों, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये जो पठार है मेघालय का पठार है, और ये जो पठार है दंडकारण्य का पठार। तो हम आपसे बताएं कि इधर जो इसको अलग करती है, इस नदी का नाम है, क्या नाम, हुगली नदी है, और इधर से जो नदी आती है, इस नदी का क्या नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो कुल मिला के यह है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह से जम गया है। अदरवाइज ये इसका हिस्सा है जो किसके द्वारा अलग होता है, मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। याद रखिएगा, मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय हिस्सा। इसी प्रकार छोटा नागपुर के पठार के बीच में यहां पर क्या है, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिए मित्रों, हम आपको क्या लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन लिख रहे हैं। ये क्या है, छत्तीसगढ़ बेसिन है, और इस छत्तीसगढ़ बेसिन में जो नदी बह रही है, उस नदी का नाम है मित्रों, क्या है, महानदी नाम। क्या नाम है, महानदी। और ये महानदी का जो, यानी जो महानदी है, इसी को छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जानते हैं। यानी ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन है या महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन है, ध्यान दीजिए मित्रों, ये किसको अलग करता है, तो महानदी बेसिन जो आपका है, ये छोटा नागपुर और हम आपको बता दें मित्रों, छोटा नागपुर और ये आपका दंडकारण्य पठार को अलग करता है, अलग करता है। क्यों अलग करता है, क्यों अलग करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आपका महानदी बेसिन है, ये छत्तीसगढ़ बेसिन है, ये छोटा नागपुर पठार और मित्रों किसके बीच में स्थित है, दंडकारण्य पठार के मध्य में स्थित है। इन सब चीजों को आप लोग देखते जाइए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल रिपीट होगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, है ना। इसको भी हम चूंकि आपको बता दें। अब इसमें देखिए, जो ये आपका महानदी बेसिन है या छत्तीसगढ़ बेसिन है, इसका जो विस्तार पाया जाता है, ये विस्तार कहां कहां पाया जाता है, छत्तीसगढ़, तो देखिए उसमें लिखा ही है छत्तीसगढ़, और इसके अलावा इसका जो विस्तार है उड़ीसा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है ना। इसका विस्तार कहां पाया जाता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। इसी प्रकार मित्रों हम आपको बता दें कि ये जो नदी बेसिन है, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, ध्यान दीजिए, महानदी बेसिन कोयला भंडारण, किसके लिए मित्रों, कोयला भंडारण के लिए खास तौर पे जानी जाती है, कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आप लोग जानते होंगे, जब कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर खास तौर पे आपने देखा होगा कि चाहे रायपुर हो, क्या हो मित्रों, चाहे रायपुर हो, चाहे भिलाई हो, क्या हो मित्रों, चाहे भिलाई हो, है ना। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये खनिज खास तौर पे लौह अयस्क या लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या लौह अयस्क भंडारण के लिए भी फेमस है। महानदी बेसिन में खास तौर पे कोयला भंडारण है, जिसमें रायपुर और भिलाई जो है खास तौर पे जाने जाते। तो मित्रों यहां पर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न ये भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में जब इतना पर्याप्त मात्रा में कोयला पाया जाता है, मैं आपको जब खनिज भंडारण पढ़ाऊंगा, खनिज क्षेत्र वगैरह, तो उसमें मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जिला है, और उस बस्तर जिला से होकर भी ये नदी जाती है। और जब बस्तर जिले से होकर जाती है, तो बस्तर जिले में उच्च क्वालिटी का कोयला पाया जाता है मित्रों, उच्च क्वालिटी का। बैलाडीला की खदान के नाम जानी जाती है। बस्तर जिला में बैलाडीला की माइंस है, और उसमें उच्च क्वालिटी का क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि इसलिए ज्यादातर विकास नहीं हो पाया, क्योंकि मित्रों यहाँ पर जनजातीय लोगों का क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए परंपरा पर वो ज्यादा बिलीव करती है ना। और यही एक कारण है कि यहाँ पर ज्यादातर विकास नहीं हो पाए। अब इसके बाद एक और बस्ता है, वो क्या बस्ता है मित्रों, दंडकारण्य। ध्यान दीजिए, दंडकारण्य का पठार, ये जो दंडकारण्य का पठार है, इसका पहले जो विस्तार है, ध्यान दीजिए, ये विस्तार है आपका कहां कहां है, ये मित्रों छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ के अलावा इसका जो विस्तार है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलावा इसका जो विस्तार है तेलंगाना में है। कहां पर है, तेलंगाना में है। और इसका विस्तार उड़ीसा में भी है।
तो ध्यान दीजिए, दंडकारण्य जो क्षेत्र है, भगवान श्री राम अपने जो 10 साल बिताए थे इन्हीं दंडकारण्य वनों में बिताए थे, दंडकारण्य के पठार में बिताए थे। और इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में ये है ना। ये जो दंडकारण्य वन है, इसमें खास तौर पे आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है पहले एमपी का रहता था। एमपी में अर्थात क्षेत्रफल जो आपका छत्तीसगढ़ है वो पहले एमपी में रहता था, लेकिन अब यहाँ पे खास तौर पर ये छत्तीसगढ़ रहेगा। और इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें से इंद्रावती नदी, ध्यान दीजिए मित्रों, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। और ये जो नदी है गोदावरी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है ना, गोदावरी की सहायक नदी है। ये चीज आप करें। इसे भी खनिज यानी ये भी खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से, संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से मित्रों बहुत ही उपयोगी है ना। खनिज संसाधनों का भंडारण भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इन सब चीजों को आप लोगों को याद करना है, इसको समझना है ना। हमने आपके सामने चीजों को लिख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरी तरह से बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है? वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी उच्चभूमि के अंतर्गत स्थित है ना। तो ये सब चीजें हम आपको बताए हैं, है ना। अब आइए जो है इन सब चीजों पर आधारित कैसे प्रश्न बनेंगे, सिर्फ उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं। तुरंत जो है आपको प्रश्नों का पूरी तरह से हम आपके सामने आ जाएंगे, तो उसको आप लोग पूरी तरह से देखिएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 50 प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपलब्ध होंगे और उसको आप पूरी तरह से देखिएगा और प्रयास करिएगा कि जैसे हम क्वेश्चन आपके सामने रखें उस क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत अपना जो है देना शुरू करो। और इसके बाद हम चारों ऑप्शन पर भी बातचीत करेंगे। प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को मित्रों देंगे ही देंगे, लेकिन इन चारों ऑप्शन पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए इसके विषय में हम लोग समझते हैं, है ना। क्या समझते हैं? शुरू से आइए, शुरू से जैसे कि हम जानते हैं कि हमने आपको बताया मेघालय का पठार, है ना, मेघालय का पठार। अब यहां से प्रश्न कैसा बन सकता है कि पहला प्रश्न यही बन सकता है कि मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? क्या ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है? क्या ये हिमालय का हिस्सा है? तो इसमें जाहिर सी बात है, आपको उत्तर मुझे पता है कि आप क्या दोगे, क्या आप लोग दोगे इसका वैसे उत्तर? ये मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का कि हिमालय का? तो यहां पर आपको समझना है। दूसरा इसमें क्या है कि शिलांग शिखर मेघालय पठार की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ध्यान दीजिए, शिलांग शिखर मेघालय पठार की किस पहाड़ी में स्थित है, यह भी आपको बताना हो सकता है। मॉन्सिनराम जो है वो चेरापूंजी अर्थात एक ऐसा क्षेत्र है जो फेमस है, प्रसिद्ध है। तो आपको बताना होगा उसमें विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है ना मित्रों। और इसके अलावा भी इसमें क्या है कि किस गैप के द्वारा जो आपका मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से अलग होता है ना, किस गैप के द्वारा? तो उसमें आपको या तो रायसीना गारो गैप कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा मित्रों? रायसीना, यानी जो आपका मालदा गैप है इसको एक और नाम लिख सकते हैं रायसीना नहीं मित्रों, यहां पर राजमहल। क्या नाम लिखेंगे? राजमहल। और दूसरा क्या लिखोगे राजमहल के बाद? तो दूसरा आपका गारो रहेगा, है ना। तो राजमहल गारो गैप, जैसे इसे मालदा गैप भी कह सकते हो, कभी ये वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको इस तरह भी आप बोल सकते हो, है ना, राजमहल गारो गैप। तो इस प्रकार यहां से पूछा जा सकता है। क्लाउड स्टेट किसे कहते हैं? मेघालय के विषय में यहां पर पूछा जा सकता है। एक चीज और पूछा जा सकता है कि मेघालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में कौन सी नदी बेसिन है? तो हम आपको बता दें, एक गंगा नदी बेसिन है और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। इसके बाद देखिए अगले जब उसमें हम बढ़ते हैं तो उसमें देखिए हमने आपको बताया, क्या बताया? छोटा नागपुर का पठार। मित्रों छोटा नागपुर पठार का विस्तार थोड़ा सा इसको याद रखना है। और इसका किन किन राज्यों में विस्तार है? इसकी चोटी का देखिए नाम हमने लिखाया था, मित्र जो हमारे एक मित्र हैं वो पूछ रहे थे चोटी का नाम क्या है। तो इसकी चोटी का नाम है पारसनाथ, जो याद रखिए 23वें तीर्थंकर जो तीर्थंकर है ना। अब ये तीर्थंकर आप बताइए कि बौद्ध धर्म में होते हैं कि जैन धर्म में होते हैं, तो आपको समझना है कि 23वें तीर्थंकर थे, उनके नाम से जो है इस चोटी का नाम पारसनाथ रखा गया है। इसमें खास तौर पे खनिज पाए जाते हैं। तो मित्रों यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
दूसरा प्रश्न यह है कि छोटा नागपुर पठार किन नदी बेसिनों के मध्य में स्थित है। तो हम आपको बहुत पहले से ही बताते चले आ रहे हैं कि जैसे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये इधर से गंगा नदी बेसिन है और इधर क्या है, महानदी बेसिन। इसी गंगा नदी बेसिन को हुगली भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल हुगली कह सकते हैं। तो इधर महानदी और इधर गंगा नदी बेसिन के मध्य में स्थित। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अभरक की राजधानी किसे कहा जाता है मित्रों, किसकी राजधानी, अभरक की राजधानी किसे कहा जाता है। तो यहां पर आपको देखना है, अभरक की राजधानी हमने आपको बताया है कोडरमा को बताया है। किसको बताया है, कोडरमा को बताया है। कोयले के लिए खास तौर पे जाना जाता है हजारीबाग, और रांची पठार जो है आपका लौह के लिए जाना जाता है ना। जमशेदपुर, ध्यान दीजिए, जमशेदपुर जिसे कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग किसे कह सकते हैं, जमशेदपुर, क्योंकि पिट्सबर्ग अमेरिका में स्थित है और वह विश्व आयरन और स्टील की क्या है, कैपिटल है। तो यहां पर भी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको हम और अच्छे से आपको बताएंगे। हुंडरू जलप्रपात देखिए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर, तो स्वर्णरेखा नदी पर और रांची पर ये बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं और भी ढेर सारे प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। और अगला देखिए इसमें क्या है, अगला आपका अगर छत्तीसगढ़ बेसिन को देखिए, छत्तीसगढ़ बेसिन किसका जंक्शन बिंदु है, किसका जंक्शन पॉइंट है, तो आपको बताना है छोटा नागपुर और दंडकारण्य के बीच में स्थित ये जंक्शन पॉइंट है ना, जो इसको अलग करता है। और ये किसके लिए जाना जाता है, कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है ना मित्रों। तो इसी प्रकार आपका दंडकारण्य है, तो दंडकारण्य के लिए यह है कि दंडकारण्य खास तौर पे इंद्रावती नदी निकलती है और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, यहां पर आपको समझना है। तो जो दंडकारण्य है वो महानदी और इंद्रावती नदी के बीच में आपका स्थित है ना। तो आपको कैसा लगा, पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया। कल जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो कल बहुत बड़े बड़े टॉपिक तो नहीं रहेंगे, लेकिन यह है कि जैसे आपका जो रहेगा वो आपका दक्कन ट्रैप रहेगा, यानी दक्कन प्लेटो रहेगा, और इसके बाद आपका दक्षिण हाईलैंड रहेंगे और आपके जो है घाट रहेंगे। तो इन सब चीजों पर कल चर्चा आपकी पूरी तरह से हो जाएगी। अर्थात कल आपका पर्वत और दक्षिण के जो पठार हैं इन सब चीजों पर पूरी चर्चा रहेगी। तो ये आपको जो है आज यहीं तक रहेगा, है ना। कल हम आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।